क्लास नाइन्थ। आज हम आ चुके हैं अपना क्लास नाइन्थ का जो एनुअल पेपर सॉल्विंग का जो सीज़न था वो आज हमारा स्टार्ट होता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। तो हम इसमें सीखेंगे कि जो सीबीएसई की तरफ से जो क्वेश्चन पेपर्स थे जो एनुअल पेपर का, उसमें 4 पार्ट है, ए बी सी डी। और जो पहला पार्ट है वो हिस्ट्री का है, दूसरा ज्योग्राफी का है। सेक्शन है ना, 4 सेक्शन है, ए बी सी डी। तो पहले सेक्शन में, ए सेक्शन में हिस्ट्री का, बी सेक्शन में ज्योग्राफी, सी में है हमारा सिविक्स, उसके बाद फिर हमारा इकोनॉमिक्स है। तो हम वो चारों सेक्शन तक कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो मैंने आपको कल नोटिफिकेशन भेजी होगी कि हम 11 तारीख को, आज 11 डेट है, तो आज हम 11 तारीख को हिस्ट्री और ज्योग्राफी कवर करेंगे। कल 12 तारीख को हम सिविक्स और इकोनॉमिक्स कवर करेंगे। तो वैसे तो कई बच्चों के पेपर हो चुके होंगे, या फिर किसी को कल होंगे, या फिर किसी को परसों होंगे, या फिर होने वाले होंगे किसी को 5-6 दिन में। तो फिर उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग का। तो फिर 2 दिन हम का समय लेंगे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में। 2 दिन में हमारा हिस्ट्री आए, एक दिन में आज हमारा हिस्ट्री ज्योग्राफी हो जाएगा। जो मेन जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, एमसीक्यू हैं। इसमें एमसीक्यू 1, 2, 3, 3 एमसीक्यू हैं और 4-5 क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन है एक सेक्शन में। तो हम उसको अभी करते हैं और फिर चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो देख लीजिए हमारा जो एसएसटी का जो क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग है, आज उसका डे 1 है। तो फिर फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं उसको, क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है। चलिए, और आप क्वेश्चन को फटाफट से लिख लेंगे, ठीक है? क्वेश्चन को लिख लेंगे। क्लास 9th क्वेश्चन पेपर सॉल्व। ठीक है। देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू वाला है, ठीक है? हिस्ट्री का है, हमारा हिस्ट्री का नहीं, हिस्ट्री का है, हिस्ट्री का है हमारा, ठीक है? पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? Who wrote the book to terrestrialize of government? Who, क्वेश्चन नंबर जो 1 है हमारा, वो क्या बोलता है? Who wrote the book to terrestrialize of government गवर्नमेंट, ठीक है? इसका ऑप्शन में ले लेता हूँ फटाफट से। ए ऑप्शन जो है हमारा वो है जॉन, बी हमारा है ठीक है? ये हमारा एक क्वेश्चन है पहला वाला, तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। आप अपने कॉपी में लिखते आएंगे ताकि जो क्वेश्चन आ सके उसको आप हल कर सके, ठीक है? देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वो रोड द बुक ऑफ 2 टेरिटरीज ऑफ गवर्नमेंट। कौन से बुक लिखी थी जो 2 गवर्नमेंट के उसने बुक में लिखा था? तो वो था जैन, जैकवास, रशियन, रोक्सियो। ये वाला आंसर होगा इसका पहला, वो बी, ठीक है? इसका बी होगा आंसर। ये लिखा था उसने, जो बुक लिखी थी 2 टेरिटरीज ऑफ गवर्नमेंट ने मिलके, वो लिखी थी बी वाली, जैन, जैक्यूज, रोसियो, रोसियो। कैसे कैसे नाम होते हैं उधर बाहर के देशों के, है ना? कल तो हमारा मैप खत्म हो गया था, कल मैप पर आपने अच्छे से देखा होगी।
मैं उसका एक बार पीडीएफ बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका, ठीक है। फटाफट से आप लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम दूसरे दूसरे क्वेश्चन में आ जाते हैं फटाफट से। ये मिलता नहीं था। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत आसान है यार। द नेम ऑफ द बोल्शेविक पार्टी party was changed to फिर इन ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन ए लिखे यहाँ पे, ऑप्शन ए ड्यूमा, ऑप्शन बी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी, पार्टी सेकंड इंटरनेशनल, ये हमारा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रसिया, पार्टी ऑफ रसिया। लिखिए इसको फटाफट से, नोट करते हैं इसको, क्योंकि देखो एमसीक्यू से बहुत आसान एमसीक्यू आए। लिख लीजिए पहले इसको। इसमें बोला क्या है, द नेम ऑफ द बोल्शेविक पार्टी वाज चेंज टू, जो बोल्शेविक पार्टी था वो चेंज किस, उसका नाम क्या था, बोल्शेविक पार्टी का जो नाम चेंज होता है वो किस में हुआ था। ड्यूमा, ड्यूमा था वहाँ की पार्लियामेंट्री सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी सेकंड, ये तो नहीं हो सकती। सेकंड इज द इंटरनेशनल कम्युनिस्ट पार्टी, कौन सी होगी, देखिए ये तो नहीं हो सकती भाई। ड्यूमा था वहाँ की पार्लियामेंट थी, ये भी नहीं होगी। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ये भी नहीं होगी। सेकंड इंटरनेशनल ये भी नहीं। बचाएगी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रसिया, हाँ बिल्कुल सही है। द नेम ऑफ बोल्शेविक पार्टी, जब वो बोल्शेविक पार्टी का जो नेम चेंज हुआ था तो ये रखा गया था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रसिया। सही है, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर लगा लीजिए पर डी का टिक, ठीक है। हम आते हैं दूसरे को फटाफट से। दूसरा वाला थोड़ा आपको हार्ड लगेगा लेकिन बढ़िया है, वो भी बढ़िया भाई। इसको अरेंज करना है, ठीक है। जो तीसरा वाला क्वेश्चन है, अरेंज करना है। अरेंज order and choose the correct option. Choose the correct option. पहला हमारा है लुइस Louis XVI became the king of France. दूसरा क्या है, एवोल्यूशन ऑफ फेडरलिज्म।
तीसरा है हमारा फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल असेंबली। चौथा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। इसका देखते हैं, ए क्या है, 1 2 3 4। बी क्या है, 3 2 4 1। सी क्या है, 3 4 1 2। डी क्या है, 1 4 3 2। लिखे लिए फटाफट लिखिए इसको। ये आपको अरेंज करना है, चूज, ये मैंने बताया ना आपको अरेंज करने हैं लाइन वाइज की कौन सी जो घटना कब हुई थी, और इसका करेक्ट ऑप्शन चूज करना है इसमें से ABCD में से कौन सा फॉर्मेशन का सही होगा। ठीक है, तो फटाफट लिखिए और उसको बताइए। देखिए पहली बात तो देखिए, लुईस 16 बिकम द किंग ऑफ फ्रांस, एवोल्यूशन ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, सबसे पहले हुआ था क्या था, जो फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल असेंबली बनी थी वहां पहले, सबसे पहले, क्योंकि ये तो देखो सबसे पहले देखो, पहले ये हुआ था फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली, पहले नेशनल असेंबली बनी। ठीक है, ये बनी पहले, फिर उसके बाद जब नेशनल असेंबली बनी होगी तभी तो कॉन्स्टिट्यूशन बना होगा, फिर ये हो गया वरना कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो उसके बाद नहीं नहीं, एक मिनट हाँ ये होगा, फिर पहले ये नेशनल फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली, फिर ये फेडरलिज्म होगा, फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ इसका, क्योंकि जब ये मिलके सारे बनाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ। फिर उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जब उसका राजा बना लुईस 16 फ्रांस का, तब ये बना। तो फिर इसका क्या होगा, 3 4 2 1, 3 4 2 1, ये हो गया आंसर इसका। बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, बी इज द राइट ऑप्शन ऑफ थर्ड क्वेश्चन। फटाफट से कर लीजिए। ये होगा आपका बी। ठीक है, देख लिया इसको बता देता फटाफट से। ये तो हमारा हो गया कि सबसे पहले क्या बना था, सबसे पहले वहाँ की बनी थी नेशनल असेंबली, फिर उसके बाद ये बना फेडरलिज्म ऑफ एबोलिशन ऑफ फेडरलिज्म, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना, फिर उसके बाद फ्रांस वहाँ का राजा बना। ये हो गया। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा वो क्वेश्चन आंसर वाला आ जाता है पहले। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए, चौथा आता है हमारा क्वेश्चन आंसर वाला। इसको रगड़ रगड़ के साफ करना पड़ता है भाई। फटाफट से लिखते हैं। चौथा जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है एनालाइज द इकोनॉमिक कंडीशन
ऑफ फ्रांस एट द टाइम ऑफ लुइस 16 एसोसिएशन टू द ठीक है। इसमें बोला क्या है कि एनालाइज करो कि जो इकोनॉमिक कंडीशन थी फ्रांस की लुइस 16 के टाइम, तो हमें बताना है कि लुइस 16 के टाइम जो इकोनॉमिक कंडीशन थी फ्रांस की वो क्या थी। तो फटाफट से इसका आंसर लिखते, थोड़ा बड़ा है, आधा अभी लिख लेंगे इसको, ठीक है, फिर आधा उसके बाद लिखेंगे। फटाफट से लिखते हैं फिर आंसर क्या है इसका। When Louis XVI became king in 1774, France was facing a serious economic crisis. The country had a huge debate due to debate due to costly wars and unjust टैक्स। ठीक है, आगे लिखिए सिस्टम वेयर the third state paid most tax. The third state paid most tax. देखिए इसमें बोला क्या था हमें कि हमें बताना था कि बताओ कि कंडीशन कैसे खराब हुई, इकोनॉमिक कंडीशन लुइस 16 के दौरान। तो यूं जब लुइस 16 जब राजा बना था तब वो उसकी 20 साल में शादी हो गई। तो 20 साल में शादी हो गई तो उसकी बीवी आ गई, फिर उसको फिर अलग अलग उसके मतलब उसके अलग अलग ढोंग के थे, भाई मेरे को बढ़िया बढ़िया सामान चाहिए, वो अलग से। और जो फ्रांस था वो अलग से पीढ़ी में गुजर रहा था, ठीक है। उसकी शादी हो गई, उसकी बीबी आ गई, ठीक है? उसकी लिपस्टिक इतने महंगे मांगा था तो भाई थे, ठीक है, भाई साहब उसकी लिपस्टिक इतने महंगे मांगा था, ठीक है। तो फिर होगा एक खर्चा तो होगा, लेकिन फिर उसके टाइम जब लुइस 16 जब बना था राजा, तब जब वो फ्रांस था ना, तब वो ब्रिटेन से लड़ाई कर रहा था, क्योंकि उसका अमेरिका का दोस्त था, तो ब्रिटेन से आज़ाद कराना था, उससे भी लड़ रहा था, ठीक है। तो फिर जितने भी पैसे थे वो सारे वॉर में जा रहे थे, मतलब लड़ाई करने में जा रहे थे। इसमें बोला क्या है, व्हेन लुइस बिकेम द 1774, जब वो 1774 में जब राजा बनता है, फ्रांस वॉज फेसिंग द सीरियस इकोनॉमिक्स, वो बहुत ही मतलब
क्राइसिस मतलब बहुत सीरियस मैटर देखता है कि इकोनॉमिक वो पड़ रहा है, पेट पड़ रहा है, ठीक है। द कंट्री हैड द ह्यूज डिबेट ड्यू टू कॉस्टली वॉर्स, मतलब वो जमीन से लड़ाई चल रही है, मतलब बहुत ही ज़्यादा लड़ाई चल रही है, वॉर्स चल रहे हैं चारों तरफ से उससे, ठीक है। एंड अनजस्ट द टैक्स सिस्टम, तो उसने सोचा टैक्स सिस्टम लगाते हैं, वेयर द थर्ड स्टेट पेड, जो थर्ड स्टेट के लोग रहते थे, जो नीचे आते थे थर्ड वर्क स्टेट, कोर्ट्स वाले आते थे, लॉयर, लेबर, जितने भी नो पीरेंट्स आते थे, उन सबसे सोचा कि उस सबसे टैक्स लेते हैं, और वो इतने गरीब थे, उनसे फिर ऊपर से और टैक्स लेने लग गए, मतलब बढ़ा दी चाहिए, तो फिर टैक्स कहाँ से पे करेंगे, इसी चक्कर में तो फिर वो इकोनॉमिक्स कंडीशन खराब हुए। और इसके बाद आप पढ़ते हैं, ठीक है, ये तब तक मिटा देते हैं। मैंने तो समझा दिया इसके बारे में कि जो लुई 16 था जब राजा बना हुआ था, तब चारों तरफ से लड़ाई कर रहा था वो, ठीक है। उसके कारण जो वॉर्स में पैसे हारे जा रहे थे और खाने पीने का पैसे नहीं थे, इसके चक्कर में वहाँ पे क्राइसिस पड़ गया, अकाल पड़ गया, भूखमरी पड़ गई, और इसके कारण उसको इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो गई, ठीक है। तो जब उसने सोचा कि टैक्स लगाते हुए था, उसने लगाया थर्ड स्टेज पे टैक्स। थर्ड स्टेज के लोग थे उसमें नोबिलिटीज, और नोबिलिटीज नहीं, लॉयर्स थे, और उसके अंदर फिर कोर्ट्स वाले थे, जितने भी लेबर्स थे, वर्कर्स थे छोटे छोटे, वो सबके ऊपर टैक्स लगा दिया। वो सारे लोग टैक्स पे करते थे, उनके पास पैसे ही पैसे नहीं होते थे, जिसके कारण यानी कहा ना थर्ड स्टेट पेड मोस्ट टैक्स, वो ज़्यादातर टैक्स ही भरते थे, ठीक है। अगला लिखते हैं, ऊपर का मिलता है ना क्वेश्चन कि ज़्यादा बड़ा था यार। अब उसके बाद क्या था, पैड टैक्स, ठीक है। रॉयल स्पेंडिंग एंड फूड शॉर्टेज caused by bad harvest, this these problems weakened the French economy and increased public unrest, ठीक है। तुमने क्या बोला कि जब वो स्पेंडिंग कर रहा था, जब मतलब जब सारे पैसे वॉर्स में जा रहे थे, तब उसको जब खाने का फिर कम पड़ने लग गया, फूड शॉर्टेज होने लग गया, ठीक है, फूड शॉर्टेज होने लग गया, कोज बाय द बैड हार्वेस्ट, वहाँ पे कि जब खेती खराब होने लगी, दिस इज द प्रॉब्लम वीकेंड द फ्रेंच इकोनॉमी, इसी के कारण जो फ्रांस की इकोनॉमी थी उस पर असर पड़ता है और वो इकोनॉमिक्स बिगाड़ हो जाती है। एंड इंक्रीज द पब्लिक अनरेस्ट, मतलब पब्लिक भी मतलब मन लग जाता है और भी बहुत ज़्यादा अनरेस्ट हो जाता है, ठीक है वो। तो इसी के कारण जो हार्वेस्ट की कमी पड़ जाती है, फूड की कमी पड़ जाती है, जिसके कारण वहाँ की इकोनॉमी बेकार हो जाती है, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं, ये तो आपको समझ में आएगा, नोट कर लीजिए। चलिए अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा चौथा था ना, चौथा क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन था, पांचवा है,
पांचों क्वेश्चन हमारा, मेंशन एनी थ्री प्रीवियस ऑफ द अप्रैल हेंस लेनिस, मेंशन एनी थ्री previous of the April. This is Lenin. देखिए ठीक है, इसमें बोला है फटाफट से लिख देते इसका आंसर। द पहला था द वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, मस्ट बी brought to a close। दूसरा क्या था, लैंड ट्रांसफर द पीजेंट्स transferred to the peasant थर्ड है बैंक मस्ट बी नेटलाइज्ड। ठीक है, ये फटाफट से करते हैं। मेंशन है थ्री प्रीवियस ऑफ 2 अप्रैल, दिस इज लेनिन। दो जो लेनिन था वो कुछ प्रीवियस देखता है कि अप्रैल में द वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मस्ट बी ब्रोट द क्लोज, कि उसने बोला था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है मैंने क्लोज कराया, उसने क्लोज कराया उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। लैंड मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू द पीजेंट, जो लैंड थे वो उसने पीजेंट्स को दे दिए, पीजेंट्स को दे दिए। बैंक मस्ट बी नोटलाइज, बैंक को उसने नोटलाइज करवा दिया। तो ये कुछ हुआ था, तीन चीजें मेंशन है थ्री प्रोविंस ऑफ द अप्रैल जो लेनिन के द्वारा करा गया था। तो वो तीन चीजें हुई थी, देख ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मतलब क्लोज हो गया था, लैंड मस्ट बी ट्रांसफर टू द पीजेंट, जो लैंड थी वो पीजेंट्स को दिया गया। बैंक मस्ट बी नोटलाइज, बैंक को भी नोटलाइज कर दिया गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं फटाफट से, अगला क्वेश्चन हिस्ट्री का ही है, फटाफट से बढ़ते हैं। लिख लीजिए फटाफट से। ये हमारा दूसरा, हमारा छठा है ना, छठा क्वेश्चन हमारा क्रिटिकली एग्जामिन reasons of the rise of Hitler। ठीक है, वो हिटलर का जो राइज होने का मतलब जो हिटलर उदय हुआ था उसका क्या कारण था, उसके निखरने का इसमें ये पूछ रखा है, एग्जामिन द रीजन ऑफ द हिटलर राइज, हिटलर जो राइज होता है उसका क्या कारण था। ठीक है, तो वो लिखेंगे। पहला था हैर्स टेरिटरी ऑफ वर्लेस, दूसरा था इकोनॉमिक क्राइसिस,
तीसरा था वीक, वेमियर, गवर्नमेंट, नाजी प्रोपेगेंडा, ठीक है। ये कुछ थे कारण जो जिससे वो राइज हुआ हिटलर, ठीक है। कारण कुछ इस तरह के थे, इसमें बोला गया हर स्ट्रेटरी ऑफ वेरलाइजिस, ठीक है। इसमें कुछ इस तरह का था कि जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है, जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जब उसके बाद जब वो हारा, जब जब हिटलर हार गया था, मतलब जो जर्मनी हारा था, तब उसको बहुत सारे भुगतान करने पड़े, मतलब एक तरह से मतलब उसको भुगतान देना पड़ा। तो फिर उसके कारण जो हुआ था ना कि जर्मन जो हिटलर था वो राइज हो गया था बहुत ज़्यादा, मतलब उत्साह हो रहा था कि ऐसा हमारे देश के साथ हो रहा है, तो उसको भुगतान देना पड़ा था। और इकोनॉमिक्स क्राइसिस भी होता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स क्राइसिस भी होता है, मतलब ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, गरीबी ज़्यादा हो गई वहाँ पे, ठीक है। वीक है मेरा गवर्नमेंट था वहाँ पे, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा वीक थी वहाँ पे, मतलब कोई ढंग से गवर्नमेंट नहीं चला पाता था, इसी कारण उसने फ़ायदा उठाया उसका। और फिर वो मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया वहाँ की, तो वो फिर उसका हुआ नाजी प्रोपेगेंडा, मतलब वो बहुत ज़्यादा अच्छे से भाषण देता था। वो इतने वो जब उसकी भाषण देता था ना, तो वो सारे लोग मतलब उसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे, उसकी स्पीच को बहुत ज़्यादा सुनते थे, मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनते थे अगर वो कुछ अगर भाषण देता था। और एक और था वो, मतलब वो उसके अंदर कूट कूट के मतलब देशभक्ति भरी हुई थी उसके उसके अंदर, जिसके कारण वो राइज हुआ हिटलर, ठीक है। अब अगला हमारा बढ़ता है ज्योग्राफी आ जाता, फटाफट से ज्योग्राफी पा जाइए, टाइम बहुत कम बचा है अभी। ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का एक बार फटाफट से देखते हैं। देखिए यहाँ पर आता है पहला क्वेश्चन, मैं इसको ऑप्शन नहीं लिखा था, ठीक है अभी। द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट क्या है? पहला क्वेश्चन में बोला था द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट, ठीक है, ईस्टर्न घाट। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इधर आंसर लिख देंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा द एक्सटेंट ऑफ इंडिया of India from east to west, ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या है? लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुला, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, ये इंडिया, ठीक है। मॉनसून अराइव इन इंडिया। तो फटाफट इसका आंसर देंगे आप कमेंट में, फटाफट फटाफट जल्दी 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 बताइए फटाफट इसका आंसर। देखिए
इसमें बोल रखा है द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक कौन सा है बताइए? ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक जो इधर तो वेस्ट है, उधर ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी। ठीक है, महेंद्रगिरी। दूसरा है हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंड क्या है, जो ईस्ट से लेके वेस्ट तक हमारा भारत है ना, ईस्ट के जो वो है, ईस्ट का जो हमारा किथिबू है, वहां से लेकर गुवाहाटी, जो गुजरात का गुवाहाटी तक डिस्टेंस है इंडिया का, वो कितना है? 2933 किलोमीटर। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुला रिवर का जो लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है बताइए? लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? नर्मदा महानदी है ना, महानदी है इसका। मॉनसून, चौथा मॉनसून लाइकली अराइव। बारिश कब आता है? मॉनसून यानी बारिश, जब बारिश स्टार्ट कब होती है? जब विंड डायरेक्शन समुद्र से, अभी ठंडी में कौन सी चल रही होगी? ठंडी में चल रही होगी लैंड टू सी, और जब मॉनसून आने वाला होता है तो वो डायरेक्शन चेंज कर लेती है, डायरेक्शन चेंज करने के बाद वो ओशियन टू लैंड हो जाता है। तो फिर इसके बाद कब आता है? अर्ली जून, अर्ली जून। ठीक है, ये कुछ एमसीक्यूज थे, मैंने इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं लिखे क्योंकि मेरे पास अभी टाइम कम है, इसीलिए मेरे को कहीं जाने के लिए मैंने नहीं लिखे। तो फिर चलते फटाफट से, 4 क्वेश्चन होंगे, देख लीजिए। इसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं वो वाले क्वेश्चन। दो जो क्वेश्चन है ना, 2 क्वेश्चन ऐसे हैं, फटाफट कर लेते हैं उसको भी। मेंशन एनी नेशनल पॉपुलेशन दिखा देता है अगर आपको, पॉपुलेशन चैप्टर। आप भी अपना सपोर्ट खोल के बैठ रहेंगे फटाफट से। नेशनल मेंशन द प्रोविजन ऑफ नेशनल पॉलिसी 2000। जो नेशनल पॉलिसी है 2000 की, उसमें बोल रहा है प्रोविजन बताना है, मेंशन करना है कि कौन कौन सी मेन जो है वो हमें बताना है। तो फटाफट लिख लीजिए। आंसर क्या है इसका वो बता देते हैं आपको। फ्री, लगता है इसका इंक खत्म हो गया, फटाफट से पहले कर लेते। मेरे फ्लो हो जाता है बहुत जल्दी। फ्री एंड कंपल्सरी स्कूल एजुकेशन अप टू 14 years एज। ठीक है, 14 years एज के जितने बच्चे हैं। promoting delayed marriage of girls।
रीचिंग यूनिवर्सल इमोशन ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, नहीं 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। ये 3 पॉइंट मैंने आपको लिखवा दिया फटाफट से पॉलिसी वाले। ठीक है, इसमें बोला क्या है कि 2000 पॉलिसी क्या बोलती है कि फ्री एंड कंपल्सरी स्कूल है 14 ईयर्स। जो जितने बच्चे 14 ईयर्स के हो चुके हैं वो अप टू उनसे ज़्यादा है, उनको फ्री एंड फेयर फ्री कंपल्सरी स्कूल होगा, एजुकेशन उनको फ्री एजुकेशन मिलेगी। प्रोमोटिंग डिलेड मैरिज ऑफ गर्ल्स, जितने भी गर्ल्स है, पहले गर्ल्स की मैरिज कब होती थी? 18 ईयर्स से पहले कर दी जाती थी। 16 साल में, 15 साल में, 14 साल में कभी कर देते थे। लेकिन अब क्या हो गया कि पॉलिसी बन गई है कि 18 साल के बाद ही करेंगे, मतलब कभी भी 18 साल के बाद ही करना है उनको शादी, डिले होगी। रीचिंग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, जो जो चिल्ड्रन की यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन थी वो भी बना दिए, वो भी वहां तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है, बस 2 क्वेश्चन है, फटाफट से कर लेते 2 क्वेश्चन और। समझ में आ रहा ना आपको सब कुछ? जो समझ में ना आए वीडियो एक बार फटाफट देख लेंगे, हम अगले वीडियो में तो रियलाइज कर लेंगे। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया डेजर्ट। ऑफ द इंडिया डेजर्ट। इंडिया डेजर्ट इंडिया डेजर्ट की कैरेक्टर स्केच क्या है वो फटाफट से देख लेते हम। ठीक है, देखिए जो हमारा इंडिया डेजर्ट है, lies towards Aravalli Hills. Luni is the lifeline of Rajasthan। ठीक है, डेजर्ट एरिया सैंड ड्यून्स। ठीक है, हॉट टेम्परेचर और लो रेनफॉल। ये हो गया कुछ कैरेक्टर स्केच। देखिए बहुत आसान है, आप अपने आप से बना सकते हैं। जो इंडियन डायरेक्ट पड़ता है वो टुवर्ड द अरावली हिल्स को उधर पड़ता है। लूनी इज द लाइफ लाइन ऑफ राजस्थान। लूनी रिवर एकमात्र वहाँ की नदी है, पर वो अभी भी सूखी हुई है। लेकिन डेजर्ट एरिया में सैंड ड्यून्स बनते हैं, कुछ इस प्रकार के बनते हैं सैंड ड्यून्स। फिर यहाँ से थोड़ी दूर के उड़ के चले जाएंगे, कुछ इस प्रकार के बन जाएंगे। ये होता है सैंड ड्यून्स। ठीक है, डेजर्ट एरिया और सैंड ड्यून्स। हॉट टेम्परेचर होता है, वो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पे, 60 डिग्री चला जाता है कभी कभी तो। लो रेनफॉल होता है, बहुत कम लो रेनफॉल होता है, बहुत ही कम बारिश होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते क्या है, फटाफट फटाफट फटाफट। यार मैं बहुत जल्दी में यार, बहुत जल्दी में हूँ, बहुत तगड़ा काम है मेरे को। भी मिलते हैं, फिर कल मिलेंगे। अगर एक क्वेश्चन बच रहा है बस कर ले। एनालाइज द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कंट्रोलिंग फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ क्लाइमेट। फैक्टर अफेक्टिंग कंट्रोलिंग ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ क्लाइमेट, जल्दी बताइए बच्चों जल्दी।
बताइए बताइए बताइए। कुछ इस प्रकार के हैं कि लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ठीक है, ओशन करंट, ठीक है, प्रेशर एंड विंड सिस्टम ठीक है, ये है। तो मैं बोला क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ क्लाइमेट। इंडिया का जो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ क्लाइमेट है वो क्या है, लैटिट्यूड। कौन सा लैटिट्यूड पे कौन सा राज्य है। जैसे लैटिट्यूड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो हमारे इंडिया को दो इक्वल्स मतलब दो भाग में बांटता है। ऊपर वाला साउदर्न, ऊपर वाला होगा नॉर्थ, नीचे वाला होगा साउथ। सब ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल रीजन हो गया, ठीक है। एल्टीट्यूड कितनी ऊंचाई है, ठीक है। और डिस्टेंस फ्रॉम सी, जो राज्य मतलब मान लो जो मुंबई है वहाँ क्या होता है, मॉडरेट क्लाइमेट होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सी है, सागर है, तो उससे जब वो टकराता होगा तो वहाँ पे मतलब पानी वाला है तो वो एरिया तो वहाँ पे मॉडरेट होगा ना। और देखिए गर्मी मतलब जो ठंडे मतलब वहाँ पे ठंड भी मॉडरेट पड़ता है, मतलब सब कुछ मॉडरेट क्लाइमेट रहता है। और दिल्ली का देखो, दिल्ली में भाई साहब भीषण गर्मी, भीषण बारिश, भीषण ठंडी, सब कुछ जो होता है वो भर के होता है। लेकिन और ओशन करंट्स क्या है, जो ओशन के अंदर जो वेव्स बनते हैं, करंट्स बनते हैं, वो बता रखा है। प्रेशर एंड विंड सिस्टम क्या है वो बता रखा है कि जो प्रेशर है वो कहाँ पे हाई बनेगी, कहाँ पे लो बनेगी। और विंड सिस्टम कहाँ है, कहाँ से कौन सी विंड बह रही है वो बता रखा है, ठीक है। किसी वीडियो में हम अगले वीडियो में इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलते हैं, आज तक के लिए हमारी इतना ही था ज्योग्राफी के 6 क्वेश्चन, उसके 6 क्वेश्चन। तो कैसे लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं कल सिविक्स और इकोनॉमिक्स को लेके, तब तक के लिए बाय।